तो हमने पिछली क्लास में जो समझा था वो ये था कि हम एडवांस प्राइस एक्शन एनालिसिस समझ रहे थे। उसमें तो हम ये बोल रहे थे कि जो प्रीवियस कैंडल के हिसाब से फिर हमें स्विंग लो स्विंग हाई जो बनते हैं ना, जब प्राइस का एक साथ तो मोमेंटम होता नहीं कि एक साथ वो पूरा ऊपर चला जाए, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे साइडवेज भी कभी कभी चलता रहता है। तो कुछ लोज बनाता है कुछ हाई बनाता है, उनको हम नाम देते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। तो इनको कैसे डिटेक्ट करना है, इनको फिर हमें सपोर्ट पॉइंट कैसे बनाना है, जैसे ये हुआ उसके बाद में अलग अलग टाइप हमने बताए थे कि अलग अलग टाइप कैसे हो सकते हैं। और इनको क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे वर्क एज योर सपोर्ट पॉइंट, जहाँ से हमारा पॉसिबली उससे नीचे नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे है तो जब ये एग्जिट कर ये इसको क्रॉस कर देता तो हम ये सोचते हैं कि अब इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक जो बैरियर था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ओके, सेम चीज़ होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये हमने पिछले वाले उसमें समझा है। फिर हमने बोला था कि मोमेंटम और जो थ्रस्ट बोलते हैं कि मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम, पुल बैक, तो दोनों में उसका कोरिलेशन कैसे कर सकते हैं, और वॉल्यूम का अगर उसका साथ मिल जाता है तो फिर हम कैसे क्या करते हैं। तो अगर तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, अब जैसे एग्जांपल था कि ये हुआ आपका मोमेंटम एक साथ मोमेंटम दे रहा है, स्लो मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम घट रहा है, यहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है। ओके, अब मोमेंटम वो डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैंडल साइज के हिसाब से। कैंडल साइज बढ़ रही है, कैंडल साइज घट रही है। यहाँ पे देखिए फास्ट मोमेंटम, स्लो मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का कहने का मतलब है टाइम कितना ले रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस में जाने के लिए। माइक म्यूट कर दो। तो वो चीज़ है। उसके बाद में हम ये देख रहे थे कि बार काउंटिंग का मतलब है, इसको इनडायरेक्टली वैसे भी समझ सकते हैं कि एक प्राइस में जाने के लिए कितना बार ले रहा है, कितना मतलब कैंडल ले रहा है। तो कितना कैंडल ले रहा है, तो जितना ज़्यादा कैंडल लेगा मतलब उतना ही वो स्लो हो रहा है। ओके, और जितना कम लेगा उतना ही। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, यहाँ पे मोमेंटम। अब देखिए यहाँ से यहाँ प्राइस जाने में कितनी 3 से अराउंड 6 कैंडल लिया, और यहाँ से यहाँ जाने में उतना ही मोमेंटम हुआ है, कैंडल ज़्यादा ले रहा है। तो कैंडल ज़्यादा ले रहा है तो मतलब ये अपसाइड का मोमेंटम जो है वो स्लो है। और जब ये मोमेंटम स्लो होता जाता है तो फिर रिवर्सल के चांसेस कैसे हैं। देखिए यहाँ मोमेंटम एक अच्छी स्लोप थी, कम हुई और कम हुई, देन अगेन अब यहाँ पे नेगेटिव वाला मोमेंटम है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए कम था, ज़्यादा हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ और ज़्यादा हुआ। ओके, तो ये चीज़ें स्लोप का ऐसे भी आप देख सकते हैं, लाइन अगर बना के सेपरेट करके। यहाँ पे आप देखेंगे स्लोप तेजी से है, यहाँ पे स्लोप स्लो है। स्लोप तो इन सब चीज़ों को जैसे जैसे आप धीरे धीरे समझेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, जब उसको लाइव मार्केट में हम देखेंगे तो। देन आया था कि हम इनको मेजर कैसे कर सकते हैं, इनको थ्रस्ट एंड पुल बैक, और उसको मूव को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने बोला था कि जब आप ये देखते हैं कि जब ये मोमेंटम तगड़ा होता जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो गैप था मोमेंटम स्विंग हाई के बीच में वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये क्या है कि ऊपर की तरफ थ्रस्ट जो है, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर थोड़ा बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो स्विंग हाई के बीच में है वो जो क्या बोलते हैं आपका रेंज है वो घटती जा रही है। तो देखिए स्मॉल होती जा रही है। T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो ये इसको मोमेंटम स्लो हो रही है। ओके, मतलब थ्रस्ट स्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियर एग्जांपल, T1 2 T3 है। वहाँ से फिर जैसे ही ये मोमेंटम बिल्कुल बराबर हो जाता है वैसे ही प्राइस जो है नीचे आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा ये कि हमने बताया था कि डेप्थ ऑफ पुल बैक, जब मान लीजिए एक बार मोमेंटम होगा फिर उसके बाद में कितना नीचे आ रहा है। तो कितना नीचे आ रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेडर हैं उसको कितना ले जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ले जाएंगे उसका मतलब उतना ही ये जो इसका इफेक्ट था उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर
सेलर्स थोड़ा प्रेशर डाल रहे थे, फिर यहाँ पे कम डालने लगे, यहाँ पर और कम डालने लगे। तो कहने का मतलब है ये अपर साइड में ज़्यादा मूव हो रही है कंपेयर टू योर सेल साइड, क्योंकि सेलर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है। ओके, अब यहाँ पे कम होता गया, लेकिन अचानक से सेलर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, अटेंशन मतलब हम थोड़ा ये हो जाते हैं कि अगर हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा हम सोचेंगे कि अपना निकलने का सोचेंगे कि हाँ हम यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेप्थ, बड़ी डेप्थ देख रहे हैं आप। जब डेप्थ बढ़ने लगती है तो वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के, जैसे अब यहाँ पे अप साइड मोमेंटम था तो डाउन साइड के जो अपोजिट डायरेक्शन हो गया डाउन साइड, तो डाउन साइड में जो आपके प्लेयर्स थे, सेलर्स थे, वो बढ़ रहे हैं। और जब वो बढ़ रहे होते हैं तभी आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है कि मुझे कब निकलना है। ओके फिर उसके बाद में मोमेंट मूव मेजर करते हैं। सर क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए सर, जैसे अभी आपने बोला कि क्या बोलते हैं खरीदार बढ़ रहे हैं, आपने बोला नहीं इसमें यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बाय किया, मान लीजिए बायर्स थे तभी ऊपर ले गए प्राइस को, राइट। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स का कम ताकत थी तभी वो ज्यादा नीचे नहीं ले जाए। यहाँ पे ताकत थोड़ा बढ़ी, फिर उसके बाद में यहाँ पे और ताकत बढ़ी। ओके, तो कहने का मतलब है सेलर्स की ताकत बढ़ती जा रही है कंपेयर टू योर बायर्स। अच्छा जी। हाँ, तो हमको मतलब DP3 में आउट हो जाना है। DP3 का जब जैसे यहाँ तक आया, फिर इसके बाद में जैसे ये ग्रीन कैंडल थोड़ा थोड़ा बना रहा है तो यहाँ से आपको निकल लेना है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि आप सेलर्स थोड़ा ताकत, सेलर्स की पावर जो है बढ़ रही है जी। ओके, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब जो अपोजिट मतलब एक दूसरे की ताकत कितनी, जैसे बायर्स के कंपैरिजन में सेलर्स की, सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स की। ओके, उसका एक्चुअली वर्डिंग्स में थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है थोड़ा डिफरेंट है, बट इसको भी उसी तरह ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलर्स कितने 7-6 कैंडल में इतना नीचे लाए, बायर्स 8-9-10 कैंडल में लगभग इतना ही ऊपर ले जा पाए, फिर उसके बाद में सेलर्स उतना ही ले पाए। यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों में लगभग ये दोनों सेम है। ओके, सो हम उतना एक्चुअली में 1-2 कैंडल बढ़ा दी गई है, जैसे एक कैंडल यहाँ पे बढ़ा दी गई, तो कहने का मतलब है सेलर्स की थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मानते हैं कि यहाँ पे सेलर्स नीचे लाए अच्छे खासे ताकत के साथ में, और इसके बाद में बायर्स थोड़ा ही ऊपर ले जाएगा। लेकिन अब अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडल इसमें सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी सेलर्स की भी पावर कम हो रही है, बायर्स की तो कम है ही, तो और सेलर्स की भी कम हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी डायरेक्शन में इंटर नहीं लेना है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है तो यहाँ पे कोशिश करें कि आप एग्जिट होने का मतलब प्रॉफिट बुक करने का सोचें। ओके, क्योंकि इसमें सेलर्स की भी स्ट्रेंथ कम हो जा रही है, मतलब प्राइस जो है और नीचे जाने के चांसेस थोड़ा कम हो रहे हैं। ओके, अब उसके बाद आते हैं कि वॉल्यूम और ये जो प्राइस एक्शन हमने ऊपर देखा उसकी रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, वो दोनों बढ़ रहे हैं तो वो स्ट्रांग बुलिश होगा। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम घट रहा है तो यहाँ पे वीकली बुलिश है। यहाँ पे आपको एंट्री जिसने अगर बाई साइड में लिया है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, मतलब प्रॉफिट लेके निकल लेना है। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है तो कहने का मतलब सेलर्स थोड़ा ताकत में आ गए हैं। और वीकली बेरिस का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपने अगर सेल साइड में कोई ट्रेड लिया हुआ है तो कोशिश करें यहाँ पे एग्जिट करने का, मतलब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक शार्प फॉल था, फिर ये थोड़ा कम फॉल हुआ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस भी थोड़ा इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम फॉल हुआ, क्योंकि इसमें कम कैंडल है तो उसको कम थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ज़्यादा कैंडल आई तो इसके कंपैरिजन में ये भी कम फॉल हुआ और ज़्यादा कैंडल लेना शुरू हो गए। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको
एक जो सेल साइड में है वो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, ठीक है, हम सेल साइड में बने रहेंगे। वॉल्यूम घटा है तो अभी बायर्स का स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है तो यहाँ पे सेलिंग अभी है, मतलब मार्केट में है। से वॉल्यूम घटा, बायर्स के स्ट्रेंथ कम है तो अभी हम वीकली ये बाइंग है, तो मतलब वीकली बुलिश है, तो अभी यहाँ पे सेल से अभी निकलना नहीं है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे भी वॉल्यूम, फिर इसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहा है, मतलब कहने का मतलब पैरेलल ही रहा है। थोड़ा बढ़ाने के लगेंगे उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ग्रीन कैंडल का देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि अगर आप एग्जिट हो सकते हैं तो एग्जिट कर दीजिए, वरना आप गेम में बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सेलर्स की बढ़ी, ठीक है, बने रही है। यहाँ पे आप बायर्स की बढ़ी, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम इतना तगड़ा है, लेकिन सेल वाले कैंडल में वॉल्यूम कम है। तो ये आपका क्या होता है, ये थोड़ा रिस्की बना देता है कि अब यहाँ पे आपको मार्केट से निकलना चाहिए। तो जब आप निकल लेंगे तो ज़्यादा आपको संतुष्टि होगी, बजाय कि अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स में वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है। ओके, यहाँ से नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ तो जो है वो आपकी बायर्स में बढ़ रही है कंपेयर टू योर सेलर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड जो थी, रेड में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू योर ग्रीन, और यहाँ पे जो है इस जोन में ग्रीन में ज़्यादा वॉल्यूम आया है कंपेयर टू योर रेड। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाइंग साइड में वॉल्यूम आया है, ठीक है, रेड साइड में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ग्रीन साइड में वॉल्यूम है, उसके बाद में फिर ग्रीन साइड में वॉल्यूम है। अब रेड साइड में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, प्राइस साइडवेज गया। यहाँ पे रेड साइड में आया तो ये क्या हुआ, हमें थोड़ा सा अवेयर करने को बोला है कि यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली हुई है। नहीं करना है तो फिर उसके पीछे और एक सोल्यूशन बताएंगे जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कि ये जो आपका पॉइंट था ये सपोर्ट की तरह काम किया, तो यहीं से जैसे यहाँ पे प्राइस आया फिर यहाँ से ऊपर गया। ओके, तो जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वो हम थोड़ा सा समझ आएंगे कि हमें एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। सेम चीज़ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, कि जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है प्राइस के बढ़ने के साथ में तो आप बाइंग साइड में जाइए, वॉल्यूम घटता है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और मेन चीज़ है कि आपको वॉल्यूम के साथ में लेके चलेंगे तो आप सीधा जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके साथ में चल रहे हैं, आप उनके अपोजिट में नहीं चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आया ही नहीं है, यहाँ पे ग्रीन में वॉल्यूम है, फिर रेड में आना वॉल्यूम ही कम हो गया। ओके, फिर यहाँ पे ग्रीन में तगड़ा वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन में कैंडल भी छोटी हो रही है प्लस वॉल्यूम भी घट रहा है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये नीचे आएगा। यहाँ पे ग्रीन में वॉल्यूम बढ़ा है, रेड में भी बढ़ा है, लेकिन ग्रीन में ज़्यादा बढ़ा है, तो हम कोशिश करते हैं अगर ये नीचे आएगा तो हम ये देखेंगे कि नीचे वाली जो कैंडल रेड कैंडल की बन रही है तो उसमें वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम उनमें ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि बाई साइड में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो हम उसको वॉल्यूम साइड में जाएंगे। ओके, सॉरी, बाइंग साइड में जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि बाइंग साइड में वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, रेड साइड में आप देखेंगे वॉल्यूम घटता ही गया है अगर कंपेयर करें जहाँ से आपका प्राइस का मोमेंटम हुआ है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में ग्रीन साइड में वॉल्यूम आना भी शुरू हुआ है और कैंडल भी अच्छे से बनना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस वाला जो हमारा जो मोमेंटम था वही आने वाले टाइम पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। ओके, चलते हैं तो फिर हमारी आज की क्लास में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूट कर लें अपने आप को। ओके, आज की क्लास जो है हमारी कि हमें स्मार्ट मनी के साथ में ट्रेड कैसे करें। ठीक है, तो स्मार्ट मनी से आप एक चीज समझिए कि स्मार्ट मनी है कौन। स्मार्ट मनी सबसे पहले तो वो लोग हैं जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जो आप बैंक को पैसा देते हैं, एफडी लगाते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, ठीक है, तो वो बैंक में पैसा पड़ा तो नहीं रहता होगा, वो ना कहीं तो लगाते ही होंगे, तभी पैसा बढ़ाते होंगे ना, तभी आपको कुछ परसेंटेज आपको देते हैं, राइट।
तो वो पैसा जब मान लीजिए हम अगर ट्रेड करते हैं तो हम एक सिंगल एंटिटी होते हैं, और हमारे जैसे जब एक साथ मिलके बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक एक स्मार्ट मनी प्लेयर हो जाता है। ओके, तो हम इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब है कि ये आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास में रिटेलर का एक साथ पैसा आता है, एंड दे इन्वेस्ट इन सर्टेन स्टॉक, सर्टेन जो भी उनका अपना ट्रेडिंग का फंडा है, वो लोन भी दे सकते हैं किसी को, सो इट्स नॉट एन इशू। मेन चीज है हमें प्लेयर समझना है कि वो प्लेयर कौन कौन है, मतलब ऐसे आप हाईलाइट नहीं कर सकते कि कौन कौन है, बट कहने का मतलब है कहाँ पे एंट्री वो लोग कर सकते हैं। ओके, इन्हें हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास में अगर मान लीजिए कैपिटल 1 करोड़ है, आपके पास में कैपिटल 1 लाख है, तो आप उतना प्राइस को मूव नहीं कर सकते जितना कि 1 करोड़ वाले हैं। ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो हमें उनके साथ में चलना है इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट देम। ओके, और इनसे ये भी होता है कि आपकी जो ऑड्स होते हैं जीतने के वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। ओके, अब सोचिए बात को कि पहले तो मार्केट कैसी काम करती है कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा किसी भी आइटम की डिमांड होगी उतना ही चांसेस हैं कि प्राइस उसका ऊपर जाएगा। मतलब दूसरी चीज़ ये है कि बायर्स जो चाहते हैं वो बायर्स हमेशा लो प्राइस पे बाय करना चाहेंगे। ओके, लो प्राइस पे चाहेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्वालिटी का कुछ फंडामेंटल है, मतलब स्टॉक की क्वालिटी डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग यूज करते हैं तो वी विल गो विद द क्वांटिटी। ओके, दूसरी चीज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में समझिए कि सेलर्स हमेशा बेचना चाहेगा हायर प्राइस पे। ओके, तो सेलर्स डोंट वांट टू सप्लाई एट लोअर प्राइस। कहने का मतलब है सेलर्स हमेशा हाई प्राइस पे बेचना चाहेगा। तो अब दोनों का सेंटीमेंट समझिए कि बायर्स कब बाय करेंगे जब नीचे प्राइस आएगा, सेलर्स कब सेल करेंगे जब ऊपर प्राइस आएगा। लेकिन एक्सचेंज जो होगा, मान लीजिए हम आपसे कोई भी स्टॉक बाई सेल कर रहे हैं, तो कोई भी मान लीजिए स्टॉक का एक्सचेंज हो रहा है, शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक बायर्स और सेलर्स के बीच में ही होगा ना। कहने मतलब एक सेल करेगा तभी एक बाई करेगा, राइट। आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो कोई ना कोई बेच रहा होता है, सब्जी वाला हो तो सब्जी वो बेच रहा होता है, आप खरीद रहे होते हैं, तो वो सेलर हो गया, आप बायर हो गए, ठीक है। तो वो हमेशा हाई रेट पे बेचना चाहेगा। तो कभी कभी आप नेगोशिएशन के हिसाब से बेच सकते हैं, या फिर आप अपना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि नहीं मैं आपको इतने पे, वो बोलेगा मैं इतने प्राइस पे ही सेल कर सकता हूँ, आप बोलेंगे नहीं मैं इतने प्राइस पे ही बाई कर सकता हूँ। ओके, तो जब दोनों का प्राइस मैच करता है तभी एक्सचेंज होता है, राइट। ये तो अंडरस्टैंड में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अब दोनों कैसे आए, मेन चीज है कि दोनों एक पॉइंट पे कैसे एग्री हो। आप सोचिए कि क्या देखिए, सो द प्राइस गोज अप टू फाइंड सेलर्स एंड द प्राइस कम डाउन टू फाइंड बायर्स। ये एक पूरा आप लाइन है, ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में अचानक से अपसाइड मोमेंटम होता है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि बायर्स खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स हमेशा लो प्राइस पे बाय करना चाहेंगे रादर देन इन हाई प्राइस। ओके, तो बायर्स को लेने के लिए वो क्या करेगा, प्राइस नीचे आएगा। ओके, तो क्या होगा, अब क्या होगा, शेयर्स जो हैं वो लिमिटेड है, मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं, दो बड़े प्लेयर ने 500 खरीद लिए। ओके, जब 500 उन्होंने खरीद लिए, मान लो उन्होंने 5 रुपए पे खरीदा था एंड अभी शेयर प्राइस चल रहा है 8 रुपए, 10 रुपए चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो उन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, दोनों के पास में 500 शेयर्स हैं। लेकिन अब क्या करना है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड, अब आपने पूरा प्राइस सारे शेयर्स आपने ही रख रखे हैं, तो पब्लिक में डिमांड क्रिएट कैसे होगी। ओके, अगर डिमांड क्रिएट होगी तभी एक्सचेंज होगा। तो क्या होगा, जो 500 जिन्होंने शेयर खरीद के रख रखे हैं वो क्या करेंगे आपसे कि वो 50 शेयर 10 शेयर वो ऐसे बेचना शुरू करेंगे, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स अपने हाथ में रखेंगे। और अपने हाथ में रखेंगे, जब वो बेचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा प्राइस नीचे आना शुरू होगा। कहने का मतलब है वो डिमांड क्रिएट करेंगे। अब एक चीज सोचिए, अगर वो
सारे 500 शेयर 10 रुपए पे बेच देंगे, उनको 100% प्रॉफिट होगा क्योंकि 5 रुपए पे खरीदा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने 500 शेयर्स में भी 100 शेयर्स क्या किया, पब्लिक में वो कर दिया, कैसे, वो सीधा 5 शेयर उसने 10 रुपए पे बेचे, फिर 20 शेयर मतलब 9.5 पे बेचे, फिर 9 रुपए पे बेचे, 8.5 पे। लेकिन वो जब वो 8 रुपए आ गए तो 8 रुपए से नीचे वो बेच नहीं रहा है, मतलब उसने 400 अपने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। ओके, तो अब क्या होगा, एक डिमांड क्रिएट हो गई है मार्केट में। अब क्या होगा, क्योंकि शेयर्स में अब क्या हुआ कि डिमांड क्रिएट हो गई तो फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अब सेलर्स काफ़ी सारे आ गए हैं, वो एक टाइप के शेयर्स नहीं है, मतलब एक ही टाइप के शेयर्स होल्डर्स नहीं रहे। ओके, तो जो प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स आप कंपनी में देखते होंगे कि जनरली बोलते हैं कि कोई भी कंपनी का बोलेंगे कि वो ऐसे बोलेंगे कि ये स्टॉक इतना तक जाएगा। जो भी टीवी में लोग आते हैं तो वो टीवी में वो लोग होते हैं जो कि प्रोमोटर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है कि उन्होंने आपको जो स्टॉक बाय करने के बोल रहे हैं तो वो स्टॉक उन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो वो अपना हल्के हो लेंगे, मतलब वो स्टॉक को बेच देंगे, जो शेयर्स हैं अपना वो बेच देंगे। और पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक खरीद लेगी कि हाँ मान लीजिए उस जैसे 150 प्राइस था, उसने बोला 250 जाएगा, तो जैसे 200 गया 200 में उसने हल्के हो लिया तो उसको 30% 33% प्रॉफिट हो गया। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट तो उसने खरीद लिया, मतलब प्रॉफिट तो उसने कमा लिया। अब जो रिटेलर थे हमारे जैसे, उन्होंने जो 600 करके 200 पे जो खरीद लिया, अब क्या हुआ, प्राइस अचानक से नीचे आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अब बायर्स बचे ही नहीं ना, बायर्स जो थे वो तो आउट हो गए। जो बायर्स बचे हैं वो छोटे मोटे, कोई बड़ा प्लेयर बचा नहीं है, मतलब जो प्राइस में वो बचा नहीं है, तो आपको फंसा के चले गए। और आप क्या करेंगे, आप एग्जिट भी नहीं कर सकते। एग्जिट क्या करेंगे, 200 प्राइस से आपने खरीदा हुआ है, 190 पे आया तो आप बेचना नहीं चाहेंगे, राइट। बेचना नहीं चाहेंगे तो क्या होगा, बेचना नहीं चाहेंगे तो आप लटके रहिए, फिर प्राइस और नीचे आएगा। तो जैसे ही प्राइस नीचे आएगा, अब वो लोग जो बड़े प्लेयर थे हो सकता है वो एंट्री लें, हो सकता है वो ना एंट्री लें, तो आप राम भरोसे हो गए, ठीक है। तो हमेशा कोशिश यही करना है कि आपको टीवी के भरोसे नहीं चलना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे चलना है। आप टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, उससे क्या होगा, आप न्यूज़ से कभी एक बार कमा लेंगे, लेकिन अब जब आप फंसेंगे तो इतना अच्छा फंसेंगे कि आपकी जो 100 ट्रेड आपने लिए होंगे ना, मतलब 10 ट्रेड की कमाई एक उसमें लॉस कर देंगे। ओके, तो न्यूज़ मत देखिए ऐसा भी नहीं आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड कर लें। अगर आप ट्रेडर हैं तो न्यूज़ मत देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप वो एक हिसाब से फ्यूचर पर्सपेक्ट देखने, मतलब फ्यूचर देखने के लिए, जैसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल ईवी के हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के, उनके चांसेस हैं कि आने वाले टाइम पे उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो फिर क्या कर सकते हैं कि हम जो भी ऐसे स्टॉक हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम करेंगे, वैसे स्टॉक में हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसमें कोशिश ये करना है कि हमें एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है कि हाँ भैया हमने 150 भी प्राइस चल रहा है, हमने 150 भी पूरे खरीद लिए, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बता रही है कि वो स्टॉक कम से कम 120 तक आएगा, तो आप 150 पे खरीदना है तो खरीद लेंगे। लेकिन अब जब आप 120 आएगा तो आप थोड़ा ये सोचेंगे कि यार मैंने इतना जल्दी क्यों खरीद लिया, आपको वैसे भी 20% लॉस हो रहा होगा। ओके, लेकिन अगर आप एक ऐसा ही करें कि आपको मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदने, 100 शेयर्स आपने 100 में से 50 शेयर आपने 150 पे खरीदे, फिर 140 आया तो 10 और आपने ऐड किए, 130 आया तो 10 और आपने, 120 आया तो फिर आपने ऐसे करके पूरा ऑन एवरेज करके आपने पूरा जो बाइंग है वो आपने 130 या 135 के राउंड कर ली, तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे और आप थोड़ा क्लोज टू राइट बाइंग प्राइसेस पे आ जाएंगे। ओके, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग एंट्री कहाँ पे करते हैं, जो आपके जो स्मार्ट मनी है वो आपकी एंट्री कहाँ पे करता है। तो जब मैंने आपको बताया होगा कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये कब होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि जब बड़े प्लेयर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए मुझे 100 शेयर्स लेने हैं, तो आई विल नॉट ट्रेड एट वन पॉइंट।
ओके, तो सेम चीज स्मार्ट मनी लोग करते हैं, बड़े प्लेयर भी करते हैं। वो शेयर्स को एक प्राइस पे बाय नहीं करेंगे। ओके, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एवरेजिंग करते हैं, और वो एवरेजिंग बोली जाती है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, प्राइस हमेशा साइडवेज में चलता रहता है, मतलब ऐसे ऐसे चलता रहेगा, नॉट एक साइड में ऐसा नहीं चलेगा, हमेशा ऐसे ऐसे मोमेंटम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे चल रहा था, तो यहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाइंग हुआ होगा। ओके, तो स्मार्ट मनी ने कभी यहाँ पे बाई किया, कभी यहाँ पे बाई किया, कभी वहां पे बाई किया, तो ऐसे करके वो धीरे धीरे उसके शेयर्स जो हैं 10, अब उसने 10 शेयर्स मान लीजिए हर उसमें किया होगा, तो ऑलमोस्ट उसने 10 ऐसे ऑलमोस्ट उसके 70 शेयर्स उसने बाय कर लिए हैं, एंड उसका एवरेज प्राइस आ जाएगा सेंट्रल लाइन। तो यहाँ पे उसने एक्यूमुलेशन कर लिया इस प्राइस पे, एंड वो वेट करेंगे। ओके, एंड उसके बाद में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का क्या करता है, अब वो क्या होगा, एक साथ सेल नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया, एक साथ सेल करेंगे तो मार्केट में हड़बड़ी आ जाती है, मतलब रिटेलर भी हड़बड़ी में आ जाएंगे, तो फिर अचानक से प्राइस नीचे आने लगता है घबराहट की वजह से। ओके, तो अगर आपने एक साथ सेल कर दिया, आप मान लीजिए एक साथ सेल करने का मतलब है आप एक प्राइस पे सेल नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन होता है कि आप सेल कर रहे हैं तो कोई बायर भी खड़ा होना चाहिए ना, तो बायर आपके प्राइस पे क्यों खड़े होंगे, वो आपके नीचे क्यों नहीं कर। आपने मान लीजिए बोला कि मैं 100, यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने 50 रुपये में खरीदा था, यहाँ पे 100 रुपये पे चल रहा है, तो आप 100 रुपये पे बेचना चाहेंगे, लेकिन 100 रुपये पे एक साथ बेचेंगे ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और यहाँ पे 100 रुपये अगर मान लीजिए हो जाता है कि बाइंग 100 रुपये की ना हो, मतलब 100 रुपये पे सारे बायर्स ना खड़े हों, तो क्या करते हैं लोग कि रादर देन सेलिंग ऑल ऑफ दियर 100 शेयर्स, वो क्या करेंगे, यहाँ पे 50 शेयर सेल कर दिए, यहाँ पे फिर 10-15 शेयर सेल कर दिए, ऐसे ऐसे करके वो ऑलमोस्ट इस फेज में वो अपने सारे शेयर्स निकालना शुरू कर देंगे। और जब वो बड़े प्लेयर खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या करेगा, प्राइस धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। यहाँ पे जो होती है रिटेलर की घबराहट शुरू होती है। तो जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो बाई किए होंगे, या फिर यहाँ पे जो बाई किए होंगे, या फिर यहाँ पे जो बाई किए होंगे, वो क्या करते हैं, उनका एवरेज बाइंग जो होती है वो इसी रेंज में होगी, तो यहाँ पे उनकी घबराहट शुरू हो जाती है। और जब ये घबराहट शुरू हो जाती है तो वो आनंद फानन में, मतलब वो घबराहट में यहाँ पे एग्जिट करना शुरू कर देंगे, वो यहाँ पे मतलब सेल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बाई किया हुआ सेल करना तो प्रॉफिट ही नहीं उनको हो रहा है। लेकिन यहीं पे जो होगा, जो लोग यहाँ पे एग्जिट किए हुए तो बड़े प्लेयर, वो धीरे धीरे यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, तो वो यहाँ पे फिर एक एक्यूमुलेशन फेज बना लेंगे। ओके, तो वो क्या करेंगे, जो सेलर की स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे। कहने का मतलब है, आप सोचिए 100 शेयर्स थे, यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे सारे 100 शेयर्स बाई कर लिए, सिर्फ 10-15 बचा है, तो एक्सचेंज जो चलता रहेगा, एक्सचेंज चलने दो, यहाँ पे बाइंग से लेकर बाई। यहाँ पे क्या हुआ, वो 100 शेयर्स ऑलमोस्ट हटा दिए, तो यहाँ फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे बाई किया तो सेल कर दिया। अब यहाँ पे जो बायर खड़े होंगे, अब वो क्या करेंगे, अब उनके लिए कोई बायर नहीं खड़ा ना, अब उन्होंने बाई कर लिया, जो दूसरे लोगों ने, उनके लिए बायर नहीं खड़े, तो फिर प्राइस बायर लेने के लिए थोड़ा नीचे आएगा। तो यहाँ पे फिर जो बड़े प्लेयर थे वो धीरे धीरे बाइंग कंज्यूम कर लेंगे। कहने का मतलब है कि आपने सब्जी वाले से पूरी सब्जी खरीद ली, पूरी सब्जी खरीद ली, तो क्या हुआ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगा तब बेचेंगे। ओके, और तो जब आप उसके पूरे आप लीडर हो जाते हैं किसी भी उसके, तो क्या होता है, आप डिसीजन मेकर होते हैं, आप मार्केट मूवर्स हो जाते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से मार्केट मूव करने लगती है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त भी होती है कि डिमांड होनी चाहिए। डिमांड होगी तभी प्राइस ऊपर जाएगा, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए ही ये प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है, अभी एक साथ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर आउट हो जाएंगे तो ये अचानक से नीचे आएगा। ओके, अब ये सोचिए कि मार्केट में प्राइस मोमेंटम क्यों होता है। प्राइस मोमेंटम अब क्या होता है कि अब देखिए एग्रेशन क्या होता है कि बहुत तेजी से बाइंग हो रही हो या बहुत तेजी से सेलिंग हो रही हो। ओके, तो जब ये बहुत तेजी से मोमेंटम होता है, प्राइस गोज अप, दिन इट मींस बायर्स आर एग्रेसिव, मतलब
बाइंग तेजी से हो रही है, उस स्टॉक की डिमांड बहुत तेजी से हो रही है, तो लोगों को जिस भी प्राइस पे बाइंग करने को मिल रहा है वो नीचे आने का वेट नहीं कर रहे हैं, जिस भी प्राइस पे मिल रहा है वो उस प्राइस पे खरीद रहे हैं। कहने का मतलब है मार्केट में आपके सब्जी वाले के पास में 5 किलो टमाटर हैं, ठीक है, और खरीदने वाले 20 लोग खड़े हैं, ओके। तो क्या करेगा, जो भी मतलब बोलेगा सब्जी वाला कि चलो मैं 100 रुपये पे दे रहा हूँ, तो अब जिसको खाना है वो खाएगा, राइट। तो वो 100 रुपये पे खरीदेगा, मतलब 120 पे भी अगर कर देगा तो 120 पे भी खरीदेगा। उसे चाहिए, कहने का मतलब है उसको स्टॉक चाहिए, उसको टमाटर चाहिए, क्योंकि टमाटर के बिना सब्जी नहीं बनेगी। सेम चीज़ स्टॉक में होती है। और अगर मान लीजिए सेलर्स क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, इसी में क्या हुआ कि सेलर्स के पास में 200 किलो टमाटर हैं और ख़रीदने वाले सिर्फ 100 किलो वाले हैं, मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा कि भैया ले जाओ, जितने भी प्राइस पे ले जाना है ले जाओ, मुझे पूरा सेलिंग करना है। तो हो सकता है उसके 200 के 200 ही कंज्यूम हो जाए, लेकिन वो जिस प्राइस पे सेल करना चाहेगा वो उसके हिसाब से सेल नहीं कर पाएगा। वो जिस भी प्राइस पे सेलिंग हो रही है उस पे प्राइस पे सेलिंग, मान लीजिए उसने 100 रुपये पे बेचना चाह रहा है, किसी ने बोला 90 पे मुझे खरीदना है, तो ले भाई 90 पे तुझे दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, सेल चल रही होती है स्टॉक की, ओके। दूसरा ये होता है एक मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक लिमिट होता है, एक मार्केट ऑर्डर होता है, ओके। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, हमने एक प्राइस सेट कर दिया है, उसी पे बाइंग या उसी प्राइस पे सेलिंग करना है। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि आपको जितने भी प्राइस पे आप अगर सेल कर रहे हैं तो जितने भी प्राइस का बायर मिले, आपने सोचा था 100 रुपये पे बेचेंगे लेकिन बायर्स खड़ा हुआ है 90 पे, तो ठीक है 90 पे ही बेच देते हैं। सेम चीज़ हुआ बायर्स के साथ में, बायर सोच रहा है कि मुझे 90 पे खरीदना, लेकिन जो नेक्स्ट सेलर है वो उसकी बोल रहा है कि मैं 100 रुपये पे खरीदूंगा, तो ले भाई मैं 90 की बजाय तुझे 100 रुपये पे खरीद लूंगा। तो इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, मतलब कि जो नियरेस्ट प्राइस होगा उस पर मुझे सेलिंग या बाइंग करनी है, ओके। अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो नियरेस्ट जो सेलर्स होगा उस पर बाय कर लूँगा। सेम चीज़ है, अगर मुझे सेलिंग करनी है तो जो नियरेस्ट बायर होगा उस प्राइस में मैं उसको बोल दूंगा ले भाई खरीद ले तू, ओके। एंड इट इज एग्रेसिव मार्केट पार्टिसिपेंट हु ड्राइव द प्राइस एग्रेसिवली अप एंड डाउन। कहने का मतलब ये है कि यही एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स होते हैं जो कि प्राइस को एक्शन को बहुत तेजी से वोलेटिलिटी लाते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब है प्राइस में बहुत तेजी से मोमेंटम होता है, वो किसी भी साइड में ऊपर नीचे या फिर ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड में। कहने का मतलब है मार्केट में अचानक से वोलेटिलिटी आती है। अब सोचिए, अब चलिए मैं मार्केट पे जाता हूँ। मार्केट हमारी खुलती है एक मतलब मार्केट ओपन होने के बाद एक सेशन होता है 9:07 तक, ठीक है, और उसके बाद फिर 9:15 पे मार्केट खुलती है। अब क्या होता है, जब भी आप मार्केट सुबह की मार्केट देखेंगे, सुबह की 1 मिनट का देखेंगे तो वहाँ पे अचानक से ऊपर नीचे प्राइस मोमेंटम होता है। आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, मैं सीधा किसी भी शेयर्स पे जाऊँगा और मैं चलिए मैं एक शेयर्स ले लेता हूँ जो कि फेमस हो सकता है आपका, एक्सिस बैंक ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ, आप जो भी बोलेंगे वो भी ले रहा हूँ। मैं 1 मिनट के चार्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा लगा देता हूँ कि पहला कौन सा है। तो मैं सेशन ब्रेक का मतलब कि जो पहली लाइन होगी वहाँ पे आप वोलेटिलिटी देखेंगे। आप इस वाली कैंडल में देखिए यहाँ पे कितनी वोलेटिलिटी है। विद इन 1 मिनट वो 797 भी गया है और 792। कहने का मतलब है 5 पॉइंट का एक कैंडल में मोमेंटम हुआ है, ठीक है। चलिए मैं उसके पहले वाले दिन में जाता हूँ, ठीक है। आप कैंडल का साइज देखिए, ठीक है। यहाँ पे कैंडल साइज का देखिए कितनी है, 769 है और यहाँ पे हाई है 773, मतलब 4 पॉइंट का है। इतनी बड़ी कैंडल यहाँ से देखिए दिन में कहीं और बनी है? कोई नहीं बनी है। ये तो बनी है लेकिन उतनी बड़ी नहीं बनी। ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। उतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है जितनी की पहली कैंडल बनती है। यहाँ पे कभी कभी हो जाता है तो ठीक है, कभी कभी इट्स ओके, बट आप जनरली देखेंगे जैसे ही मार्केट खुलती है ना, लोग पागल हो जाते हैं। लोग पागल क्यों हो जाते हैं, मैं उसके पीछे रीज़न बताता हूँ।
कि जैसे मार्केट खुली हुई होती है, मार्केट मान लीजिए खुली, तो क्या होता है, मान लीजिए एक बायर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक कल किसी ने स्टॉक बाय किया हुआ था, ओके, और जो प्री मार्केट ओपन हुई है, प्री मार्केट का मतलब है कि मार्केट ओपन होने के पहले क्या होता है ना कि कुछ एक्सचेंज होते हैं जो कि बड़े बड़े प्लेयर के बीच में नहीं, लेकिन कहने का मतलब है क्योंकि रात भर में जो इंटरनेशनल सिनेरियो बनी है, रात भर में जो हमारा कोई न्यूज़ आई होगी उसके बेसिस पे क्या होगा, सडन प्राइस का मोमेंटम होगा मॉर्निंग में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके। तो उसमें क्या होगा, सडन जब प्राइस एक्शन का मोमेंटम होता है, मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, तो क्या होगा, जिसने कल बाई कर रखा था वो क्या करेगा, वो तो सोचेगा कि यार मैं जितना कम लॉस में निकल सकूं उतना जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा, ओके। दूसरा क्या होगा, जिसने कल सेल कर रखा होगा वो क्या करेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए मार्केट खुलते ही उतना मेरे लिए अच्छा होगा, ओके। तो दोनों में क्या है, जो सेलर जो बायर थे, ठीक है, बायर थे वो क्या आउट होना चाहते हैं तो वो सेल करना चाहेंगे, तभी एक ट्रेड कंप्लीट होगी। जो सेलर थे वो एग्जिट होना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, बाइंग सिनेरियो क्रिएट करेंगे। अब क्या होगा कि कुछ लोग होंगे कि मार्केट प्राइस पे ऑर्डर कर देंगे कि भाई जितने भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जितने भी एग्जिट हो जाए, कहने का मतलब है मुझे एग्जिट होना है, ओके। तो क्या होगा, और तो देखिए दोनों ही सेल साइड में, मतलब दोनों ही नीचे की साइड में एग्जिट होना चाहेंगे। एक अपना लॉस कम करना चाह रहा है और एक अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है, ओके। सेल वाले अपना एग्जिट होना चाह रहे हैं और जो बाय किए हुए हैं वो लॉस के साथ में एग्जिट होना चाह रहे हैं, ओके, लेकिन कम से कम लॉस में। तो कहने का मतलब है दोनों ही एक सिनेरियो नीचे से एक साइड में बना रहे हैं, ओके। तो क्या करेंगे, दोनों अपना प्राइस का बुकिंग कर लेंगे। लेकिन अब आप दूसरी एक सिनेरियो देखिए, कुछ लोग होंगे कि जो इसके जस्ट अपोजिट सोच रहे होंगे, कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जैसे मार्केट ओपन हुई वो जानते हैं कि प्राइस नीचे आएगा, लेकिन मुझे यहीं पे एक्युमुलेशन करना है। तो वो क्या करेंगे, जितना से ज्यादा नीचे उनको बाइंग करने को मिल जाएगी वो उतना नीचे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या होगा, नीचे की साइड में डिमांड क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि कल क्लोजिंग हुई थी 760 रुपए पे क्लोजिंग हो गई थी, तो उसमें से कुछ बायर्स होंगे कुछ सेलर्स होंगे, और प्राइस जो अभी खुला है 700, मतलब 9:08 पे जो प्री मार्केट ओपन हुआ था वहां पे 750 दिखा रहा है कि 700 मतलब 10 पॉइंट नीचे खुल रहा है, ओके। तो क्या कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे क्या चलो यार, जिन्होंने 760 पे सेलिंग की होगी वो 750 पे खुल देंगे कि चलो 750 पे भी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो वो 750 पे बाइंग लगा देंगे, ओके। कुछ लोग होंगे कि 760 पे बाइंग किए होंगे तो वो क्या करेंगे, चलो कि अगर मुझे मार्केट प्राइस पे भी एग्जिट करने को मिल जाता है क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है तो मुझे जितना जल्दी एग्जिट हो सके, कहने मतलब लॉस के साथ में ही एग्जिट हो सके लेकिन मेरा लॉस कम हो, क्योंकि इसके बाद हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। तो क्या करेंगे, 750 पे वो एक और सेलिंग लगा देंगे। तो क्या होंगे, एक बायर्स ने भी सेलिंग का एग्जिट लगाया, एक बायर ने भी, सॉरी एक सेलर्स ने भी एक बाइंग लगाया और एक बायर्स ने भी एक। तो कहने का मतलब है सेलिंग 700 प्रयास पे एक एक्सचेंज रेट बन रहा है दोनों का, एक बायर क्रिएट हो रहा है एक सेलर हो रहा है। लेकिन ये जो 750 पे जैसे ही आपका एक्सचेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो कि चाहेंगे कि 740 आए तो 740 पे मैं बाइंग कर दूं, ओके। और एक ऐसे भी होंगे जो लोग क्या करेंगे कि 760 पे सेल किया है कि चलो मैं 750 पे नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 760 पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं। मतलब कि मैं अपना उसके साथ में लॉस के साथ में एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन मैं और थोड़ा वेट करूंगा कि और थोड़ा नीचे जाए। और उधर क्या कर रहे हैं, 740 पे जो बाइंग क्रिएट कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई थोड़ा प्राइस और नीचे आए। तो कहने का मतलब है जो सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है वो हमेशा डाउन साइड में ज्यादा क्रिएट हो रहा है,
कि बायर्स एग्जिट हो रहे हैं, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सेलर्स जो बने हुए हैं वो बन रहे हैं और नीचे की साइड में बाइंग भी बनी हुई है। तो कहने का मतलब है कि नीचे की साइड में डिमांड क्रिएट हो रही है और करेंट प्राइस पे सप्लाई क्रिएट हो रही है। ओके, तो ये होता है साइकोलॉजी, मतलब बायर सेलर्स की साइकोलॉजी, ओवरऑल मार्केट की साइकोलॉजी समझिए। तो पैनिक एग्जिट हो रहा है खुशी खुशी में, मतलब पैनिक एग्जिट हो रहा है, खुशी खुशी में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और बायर्स जो है उनके लिए लालच वाला मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, प्राइस आने मतलब एक रेंज आ रही है। ओके, तो ये सारे एग्रेसिव हैं, बायर्स भी एग्रेसिव हैं, सेलर्स भी एग्रेसिव हैं, जो नए मार्केट में आने वाले हैं वो भी एग्रेसिव हैं, क्योंकि 740 पे वो तुरंत बाय कर लेंगे। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एग्रेसिवनेस इन द मार्केट क्रिएट कर रहा है। तो ये एग्रेसिवनेस जैसे आती है तो प्राइस बहुत वॉलेटिलिटी दिखाता है, और इसीलिए जो होता है 9:15 पे जब मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट मनी क्या है और स्मार्ट मनी कब जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्प्रेड का करने का मतलब है कि आपको देखना है कि स्प्रेड का मतलब है कि जो रेंज ऑफ द बार, मतलब जो आपका बार कितना ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, वॉल्यूम कितना आ रहा है और क्लोजिंग प्राइस पिछले बार के कंपैरिजन में कहाँ पे आ रहा है, ये रिलेटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो साइडवेज में क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया हो तो ओके, इट्स ओके। यहाँ पे आप देखेंगे क्लोजिंग इनकी क्लोजिंग के ऊपर हो रहा है, ये इसकी क्लोजिंग के ऊपर हो रहा है, ये इसकी क्लोजिंग के ऊपर हो रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर लिया और फिर स्मार्ट मनी ने धीरे धीरे अपना प्राइस एडअप करना से मतलब प्राइस को मूव करना स्टार्ट किया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी को 1 लाख शेयर खरीदने थे तो वो 1 लाख शेयर से यहीं पे नहीं खरीदेगा, वो अराउंड 70,000 या 80,000 शेयर्स यहाँ पे खरीदेगा और बाकी जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसे मार्केट भी अपसाइड में मूव करना है। ओके, और हमेशा याद रखना कि ये एक साथ बड़ी बड़ी, कहने का मतलब है आप देखिए वो मार्केट मूवर हैं, ये मूव को पता उनके पास में पावर है, वो मार्केट को प्राइस एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, वो क्या है, वो मार्केट की जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। कहना मतलब है पिक एट द बॉटम और पिक एट द टॉप। ओके, और जनरली क्या होते हैं, उनकी एंट्री जो होती है वो लो वॉल्यूम पे थोड़ा ज़्यादा होती है कंपेयर टू योर हाई वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम दिखेगा, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा। ओके, क्योंकि वो धीरे धीरे यहाँ पे एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी एग्जिट होंगे जैसे जैसे। ओके, अगर उनके पास में क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे यहाँ पे एग्जिट होना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब स्मार्ट मनी के साथ में कैसे ट्रेड करना है। ओके, पहले तो आपको क्या देखना है कि साइडवेज प्राइस एक्शन कहाँ पे चल रहा था और एग्रेसिवनेस कहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन यहाँ पे चला था और एग्रेसिवनेस यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके, और रिजेक्शन कहने का मतलब है कि रिजेक्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है रिजेक्शन जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि अप साइड में रिजेक्शन दिखेगा, यहाँ पे डाउन साइड में रिजेक्शन दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी ने जो यहाँ पे अगर होंगे तो यहाँ पे सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो बाय करना शुरू कर दिए होंगे, यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी है वो सेल करना शुरू कर देंगे। ओके, यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन का मेन चीज़ है कि आपको एक्यूमुलेशन कैसे करना है। ओके, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ ग्रीन साइड में, फिर साइडवेज में गया तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम हुआ, फिर एक्यूमुलेशन हुआ,
फिर यहाँ पे एक बड़ा सा मोमेंटम हुआ, फिर साइडवेज मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके स्मार्ट मनी एरिया है, यहाँ पे आपको एंट्री, आपका एंट्री जोन है। यहाँ पे साइडवेज गया, यहाँ पे आपका एंट्री जोन है, ओके। अब यहाँ पे आपको देना है कि वॉल्यूम किस साइड में आ रहा है या फिर उसके पहले वॉल्यूम किस साइड में आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन साइड में आया, रेड साइड में कम हुआ, यहाँ पे ग्रीन साइड में आया, रेड साइड में कम हुआ, यहाँ पे ग्रीन साइड में आया, रेड ग्रीन दोनों में कम हुआ, ग्रीन साइड में आया। एंड देन यहाँ से आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे आप देखिए रेड का है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, फिर ग्रीन का है पर मोमेंटम नहीं दिखा रहा, रेड साइड में है लेकिन रेड साइड में आप देखेंगे तो ये आपका कैंडल टाइप जो है वो बुलिश है। बुलिश कहने का मतलब है कि कैंडल जो टाइप है आप देखेंगे कि इवन दो कलर कम है लेकिन आपका जो आपका जैसे आपका पिन बार बना रहा है, जो आपके पिन बार हुआ, आपका डोजी बना रहा होगा या फिर आपका हैमर बना रहा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे हैमर नीचे की साइड में रिजेक्शन ज़्यादा दिखा रहा है ऐसी कैंडल में। तो वो दिखा रहे हैं कि बेटा अभी सेल साइड में मत जाओ, कैंडल ग्रीन कैंडल रेड है फिर तो भी ओके। यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ पे एग्जिट करना शुरू कर देंगे। एग्जिट करना भी यहाँ पे इट्स ओके, मतलब रीजनेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वॉल्यूम आना शुरू हुआ है और पुलिस साइड में नीचे की साइड में रिजेक्शन आना शुरू हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ और अचानक से वॉल्यूम तगड़ा आया ऑन विथ हेल्दी बुलिश कैंडल। एंड फिर इसके बाद में आपकी ये जो अपसाइड में रिजेक्शन आना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बुलिश दिखाया लेकिन उसके बाद में आपका जो अपसाइड में भी रिजेक्शन देखने को मिल गया, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे या फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे और यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, ओके। तो ये जो है आपके स्मार्ट मनी के एक्यूमुलेशन एरियाज हैं। अब एग्रेसिव इनिशिएशन स्टार्ट का क्या होता है कि जब ऐसे आपके ये इस तरह का मोमेंटम आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद में एक मोमेंटम आया होगा, तो जो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना, यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर कर रही है। लेकिन जब ऐसी हेल्दी कैंडल आ गई तो यहाँ पे क्या हो रही, स्मार्ट मनी एक मूव करना स्टार्ट करने वाली है। तो ये जो जोन हुई थी, जोन को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में यू कैन इंटर हियर विथ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस रेंज, ओके। तो हमारी रिस्क सिर्फ इतना बॉक्स है, रिवार्ड हमारा इसका हम जनरली क्या होता है कि अगर हमने 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो हम 3 रुपए का प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो इस बॉक्स के साइज के हिसाब से आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 तो अलग 5 टाइम प्रॉफिट यहीं पर ही देख चुका होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना प्रॉफिट दे चुका होगा। मतलब अगर आपने 1 रुपए का रिस्क लगाई थी तो आपके 6-7 रुपए कमाने के चांसेस हैं। अब इसमें आप एक चीज सोचिए कि मैं यहाँ पे, अब लोग कुछ बोलेंगे कि गैम्बलिंग और इसमें फ़र्क कितना है। आपको गैम्बलिंग में आप जब लगाते हो तो आपके 50% चांसेस होते हैं जब आप कार्ड्स खेलते हो, या फिर जब आप पोकर खेलते हो तो वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन वहाँ पे आप पोकर फेस होते हो। यहाँ पे डेटा के बेसिस पे बोल रहा है, वहाँ पे आप डेटा के बेसिस पे नहीं कह सकते हो, ओके। ठीक है सर। तो ये जुए से डिफरेंट है, ये भी जुआ है लेकिन ये सर, हाँ सर ये भी तो एक टाइप ऑफ बेट है ना सर, बेटिंग है। हाँ, ये एक टाइप ऑफ बेटिंग है, लेकिन आपको यहाँ पे एक कैलकुलेटेड टाइप ऑफ बेटिंग है, ओके। अच्छा, क्योंकि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, आप जानते हैं कि आपको पता है कि मतलब आपको मालूम है कि इससे नीचे जा सकता है, लेकिन जाने के चांसेस क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिव है। स्मार्ट मनी का मतलब है बड़े प्लेयर अपना लॉस नहीं करवाना चाहेंगे, ओके, और रिटेलर मूवमेंट नहीं कर सकते मार्केट को, हमेशा बड़े प्लेयर ही मूव करते हैं, ओके, मार्केट को मूव कराते हैं। तो हमेशा आप बड़े प्लेयर के साथ में जा रहे हो तो ठीक है, अगर आपको लॉस होता है तो बड़े प्लेयर को भी लॉस हुआ होगा, ये तो पक्का है आपको,
राइट। हमको तो फिर स्मार्ट मनी के पीछे पीछे जाना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री कर लिया। अब स्मार्ट मनी बोल रही कि बेटा आपकी रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब अपसाइड मोमेंटम आने वाला, तो यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया। आप एंट्री यहाँ पे लेंगे तो रिस्की होगा, बात समझिए। आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी स्मार्ट मनी इंटर करना शुरू किया है। कहने का मतलब वो एक साथ, मैंने बोला ना कि स्मार्ट मनी एक साथ पैसे नहीं लगाता, वो हमेशा मार्केट क्या करेगा, एकुमुलेशन में 50%, 70%, 80% बाई करेगा क्वांटिटी का, और रेस्ट जो है वो धीरे धीरे बाई करेगा। जैसे मार्केट का प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे 85% करेगा। फिर यहाँ पे हो सकता है वो 85 जो बाई किया उसका एग्जिट करना शुरू कर दे, हो सकता है यहाँ पे वो 85 का 90% और कर दे, ओके। फिर हो सकता है यहाँ पे वो एग्जिट धीरे धीरे कर दे, ओके। तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर दोगे, यहाँ पे एंट्री लिए तो आप जानते हैं कि आपको 4-5 गुना पैसा मिल रहा होगा कंपेयर टू योर रिस्क, राइट। रिस्क आपकी क्या हो, 1 रुपए की रिस्क आपने लगाई थी कि हाँ चलो मैं 100 रुपये, मतलब मान लीजिए आपने 5 रुपये लगाए तो मैं 1 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ, ओके। मतलब मेरे पास 4 रुपये बचे रहेंगे अगर मेरे मार्केट मेरे प्राइस के अगेंस्ट जाती है तो। लेकिन अगर मेरे क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो कहने का मतलब है मैं 5 के 10 हो जाएंगे, ओके। मतलब 5 के 10 नहीं, मतलब 1 रुपए की लॉस की जगह, 1 रुपए की रिस्क की बजाय मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट, मतलब मैं अगेंस्ट देख रहा हूँ, मतलब रिस्क के अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट के चांसेस हैं, ओके। तो मैं रिस्क अगर 1 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 3 से 5 रुपये चाहिए ही, और वो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे आपने डिटेक्ट कर ली होगी स्मार्ट मनी, तो फिर यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे, ओके। और फिर आप यहाँ पे भी एग्जिट हो जाएंगे, यहाँ पर भी एग्जिट हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं हमेशा जब आप मेरे चैनल पे देखते होंगे वहां पे मैं बोलता हूँ ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए मैंने इस रेंज में बाय किया होगा, क्योंकि ये मोमेंटम आया है, मान लीजिए मैंने इस रेंज में बाय कर लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये जो लोवेस्ट, मतलब यहाँ का लोवेस्ट। तो क्या होगा, अब मान लीजिए प्राइस का मोमेंटम हुआ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, फिर इसके बाद में ये प्राइस एक्शन हुआ, फिर ये मोमेंटम हुआ, तो ये जो मोमेंटम हुआ तो मैं जानता हूं कि यहां से प्राइस नीचे नहीं आएगा। अगर आएगा तो ठीक है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट जरूरी नहीं कि आपके डायरेक्शन में जाए, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको रिस्क कम करना है, ओके। तो यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा था, यहाँ तक आपकी रिस्क थी। फिर जैसे ही प्राइस का ये मोमेंटम हुआ तो मैं जानता हूं कि इसके नीचे प्राइस जाने के चांसेस कम है लेकिन जा सकती है, ओके। तो मैं फिर मेरा अपनी यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, लेकिन मैंने अब अपना स्टॉप लॉस मतलब जो है यहाँ पे रिस्क कर दिया, तो मेरी एंट्री थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट मेरे को हो रहा होगा, कम प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं रिस्क जोन से रिस्क फ्री जोन जाना चाहूँगा। तो जो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलता हूँ, तो वो हमेशा स्टॉप लॉस अपना कम कर रहा है, मतलब अपनी रिस्क कम कर रहा है। तो जो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा था, वो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टॉप लॉस रखा, तो फिर क्या होगा, अब मेरा मैं रिस्क फ्री जोन आ गया हूँ। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एक इंडिकेटर का, जो कि मेरा पर्सनल इंडिकेटर है जो मैंने बनाया हुआ है, ओके। अब मैं आपको इंट्राडे में ले जाऊंगा, ओके, और मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूंगा, ठीक है। रीसेट किया एंड देन वी विल गो फॉर माय वॉल्यूम प्राइस एक्शन, जो कि वॉल्यूम बेस्ड है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिग्नल दिया, ठीक है, कि बाय करो, और बाइंग प्राइस इज योर, ये ब्लू लाइन इज योर 774.60। चलो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, अपीयरेंस स्केल में आपको कहते हैं इंडिकेटर का।
क्योंकि लेटेस्ट वाला दिखाता है, तो सॉरी अबाउट दैट। ओके, तो मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखिए, अगर मैंने बोला कि आप ब्लू लाइन पे खरीदो 774.5 पे खरीदो एंड योर स्टॉप लॉस इज 772, कहने मतलब मैंने आपको रिस्क आपकी कितनी 2.25 रुपीज़ की, ₹2.5 का आपको मैंने रिस्क दिए कि आप ₹2.5 पे रिस्क लेकर बाय कर दो, और ये हमेशा क्लोजिंग पे मैंने रखता हूँ। क्लोजिंग का मतलब है इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, इस रेड लाइन के नीचे जैसे ही क्लोज होगा तो मैं निकल लूँगा। अब आप देखिए जो भी आपको ये दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है, तो ये आपका 1-on-1 मतलब ये ₹2.5 का प्रॉफिट यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1-on-1 आपको प्रॉफिट हो चुका है, ओके। और जैसे 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 आप देख रहे हैं कि ये 1-on-1 यहाँ पे दिया, 1-on-2 मतलब 2 यहाँ पे दिया, 1-on-3 यहाँ पे दिया, मतलब यहाँ पे आते आते आपको 3 गुना पैसा ऑलरेडी दे चुका है, ओके। क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड है तो ये आपको क्या कर रहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से ये शिफ्ट होगा। अब आपको मैं थोड़ा एक और इंडिकेटर दिखाता हूँ जो मैंने इसको हटाता हूँ, एज पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, ताकि ये आप यूज कर सके आने वाले टाइम पे। मैं अपना VPA घटाता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं कैसे बता रहा हूँ कि अब जैसे मैंने किसी को बोला, क्योंकि मैंने वो वॉल्यूम पे देखा था, ये किसी और चीज़ पे बना हुआ है, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे वो किस चीज़ पे बना हुआ है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बाय करने को बोला और ये रेड लाइन मेरी स्टॉप लॉस है। मैंने उसको बोला कि तू भाई 779 के राउंड बाई कर ले और तेरा रिस्क है 775.5, मतलब कि 4.5 को उसको मैं रिस्क दे रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस का मोमेंटम बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस घटता जा रहा है, मतलब कहने वाला रिस्क घटती है। 779 में मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है। मेरा पहले 75.5 था, अब 77.5 हो गया है, फिर 79। तो यहाँ तक आते आते मेरा ऑलमोस्ट क्या हुआ है कि रिस्क पूरी खत्म हो गई है, मतलब मेरी रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो गई है, ओके। यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हुई और अब जो प्राइस का मोमेंटम अपसाइड में जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कहाँ तक हुआ कि प्रॉफिट मेरा, अब देखिए मैं अगर एग्जिट करूँगा यहाँ पे 789 पे, इसके ऊपर भी क्या थे, यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं, 795 तक गया है। तो आप सोचिए 79 पर मैंने इंटर किया और प्राइस गया है 95 तक गया है, तो आपको प्रॉफिट ऑलमोस्ट 15 पॉइंट दे रहा है। 79 से अगर हम वो करते हैं तो 15 पॉइंट देख रहा, और यहाँ तक आते आते मेरा मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे 10 रुपये हो चुका है। मिनिमम कहने का मतलब है मैं रिस्क 5 रुपये से प्रॉफिट के 10 रुपये फिक्स करके रखे हैं कि मुझे प्रॉफिट कम से कम 10 तो देगा ही। तो यहाँ से जैसे ही नीचे आया मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप निकल जाओ, 89 पर भी आप निकल जाओगे तो भी आपको अच्छी बात है, ओके। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिनिमम 10 रुपये दे दिया, ओके। सो हियर वी आर रिड्यूसिंग आवर रिस्क एंड इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट, ओके। तो ये मेनली बना था कि जैसे जैसे आपका जो वॉल्यूम वाली कैंडल चल रही है उनके बेसिस पे कैसा प्राइस का एक्शन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, यू कैन सी कितना तगड़ा। यहाँ पे मैंने सेल कर दिया 791 पे, एंड यहाँ पे किस पॉइंट पे एग्जिट करने का है, यहाँ पे मेरा उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है विच इज 772। 18 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे दे रहा है। और यहाँ पे हमने रिस्क कितने की ली थी, 791 पे खरीदा सेल किया था और 79 पॉइंट, हमने ऑलमोस्ट 4 पॉइंट की रिस्क ली थी और हमें प्रॉफिट कितना दिया इसने, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट का, विच इज अराउंड 4 गुना प्रॉफिट, ओके। 4 से 4.5 गुना प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू रिड्यूस, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, दूसरे टर्म में मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कहाँ पे लगता है, आपका इस पॉइंट पे लगता है। कहने का मतलब अगर मैंने बोल दिया कि आपको मैंने
मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे एक दिन का 1000 रुपये लूज करना है, तो अगर मैं मतलब मैक्सिमम 1000 रुपये लूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी उसी हिसाब से डिसाइड करूँगा। मतलब 79 पे अगर मान लीजिए 91 पे खरीदा है और मेरी रिस्क है 4 रुपये की, तो मैं क्या करूँगा, 500 ही क्वांटिटी लूँगा ना, सॉरी 250 क्वांटिटी लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो है 1000 रुपये का ही रिस्क मैं झेल सकता हूँ। ओके, तो मैंने 250 क्वांटिटी लिया और 250 क्वांटिटी का फिर 1000 रुपये हुआ। फिर मैं देख रहा हूँ कि 250 और मैंने 18 पॉइंट कमाए हैं, 18 पॉइंट कमाए हैं, तो 250 गुणे 18 पॉइंट कर दीजिए, तो 18 36 अराउंड आपका 4500 दे के गया। ओके, तो 1000 के लॉस, 1000 के रिस्क के साथ में आपने 4500 का मतलब 4.5 गुना आपने कमाई की। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे बाइंग हुई थी, बाइंग हमने यहाँ पे की, यहाँ पे हमने एग्जिट करने के इस पॉइंट पे बोल दिया, तो ठीक है भाई, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ब्रोकरेज का थोड़ा हम झेल लेंगे। ओके, सो धीरे धीरे ऐसे ही आपको ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये पब्लिक में अवेलेबल है, बट जरूरी नहीं कि आप इसमें बहुत सारे पैसे कमा लो, बट एटलीस्ट ये इसलिए हेल्पफुल है, क्यों ये हेल्पफुल है आपको जो आपकी रिस्क है उसको थोड़ा मिनिमाइज करने में। ओके, और जो मैंने क्वांटिटी है बताया कि इतनी क्वांटिटी लेना है, वो आपको डिसाइड क्या करती है, 15 मिनट में नहीं दिखा रहा क्या। ओके, तो ये हर जगह काम नहीं आती है, बट इट वर्क्स एट सर्टेन टाइम। ओके, ये समझ में आया? ओके, तो वो जो मैंने आपको दिखाया जो कलर्ड कैंडल थी वो आपकी एग्रेसिव कैंडल थी, वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग हुई है। ओके, तो आपको जो एंट्री लेना है वो एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग आने के बाद में क्या सिचुएशन हो रही है, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे नहीं लेना, थोड़ा सा ये हो सके कि रिस्क ज़्यादा कम करें, तो आपको थोड़ा मान लीजिए सेल कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर सेल करने, मान लीजिए ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, अगर आपको बाई करना है तो थोड़ा नीचे आ रहा है तो वहाँ पे बाई कर लिए। ओके, अब जैसे यहाँ पे एग्रेसिव आएंगे, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो हम जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहीं पे बाई कर लिया, उसके बाद में अपना ऊपर गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि एक जोन आता है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा, कि मतलब वो एक बैरियर की तरह काम करेगा और उस बैरियर के बाद में एक रिजेक्शन दिखाएगा। रिजेक्शन का मतलब है इस टाइप की कैंडल दिखाएगा, हैमर कैंडल। ओके, इस टाइप की कैंडल दिखाएगा। ओके, अगेन जब आप ट्रेड उसके साथ में करेंगे तो आपको ऑड की आपकी एनहेंसिंग हो जाएगी, मतलब जीतने की रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल बी बैक। ओके, सो सी यू इन 5 मिनट्स। थोड़ा कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पीना है तो पी लीजिए, एंड वी विल बी बैक। ओके सर। ओके, ग्रेट।
वोलेटिलिटी बैक। ओके, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और उसके जो भी मैंने बनाया है उसके पीछे लॉजिक क्या है। ओके, तो आप ग्रुप में देखते होंगे कि कुछ कॉल्स आती हैं चैनल में, सॉरी, कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करो, उसका स्टॉप लॉस से रखो एंड टारगेट समथिंग रखो, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ अंबुजा सीमेंट का, ठीक है। अंबुजा सीमेंट में क्या है कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाई बोला होगा, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले एक कैंडल होगी जिसका वॉल्यूम तगड़ा होगा। ये कैंडल अच्छी खासी है, जिसका आने वाली आई थिंक सर्टेन कैंडल है, मैं सेटिंग में देख लेता हूँ कि पिछली 50 कैंडल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आया था और उसका क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि पिछली 50 कैंडल में जाएगा पीछे और देखेगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में आया है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थिंक इसमें आया है, राइट। अगर यहाँ से काउंट करें तो 10, 40, हाँ 50 आई थिंक इतने में आ जाएगा। ओके, तो उसने अपना इनका एक सीन चला, मतलब उसमें क्या है कि मैं पिछले n नंबर ऑफ वॉल उसमें कैंडल्स को देखता हूँ, उसमें सबसे तगड़ी वॉल्यूम जो भी होते हैं कैंडल होती है, उसको फिर मैं देखता हूँ कि उसको ब्रेकआउट क्यों करें। तो मैं तगड़ा वॉल्यूम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे जब तगड़ा वॉल्यूम कौन ला सकता है, रिटेलर्स नहीं ला सकते, तो वहां पे स्मार्ट मनी आई होगी, राइट। तो स्मार्ट मनी आई थी उस तगड़े कैंडल में, तो वो क्या होगा, जब उस कैंडल के ऊपर मुझे क्लोजिंग दिखानी चाहिए और अगर वो क्लोजिंग दिखा रहा है तभी मुझे सिग्निफिकेंट ये आएगा कि हाँ अब स्मार्ट मनी बुलिश साइड में, बुलिश की डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। ओके, तो सेम चीज जैसे आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए कि वो जो मतलब उस पर्टिकुलर कैंडल का लो पॉइंट को मैंने स्टॉप लॉस लिया। और जब चैनल में आप देखते हैं तो उसमें बोलता है कि बाय नियर दिस, तो बाय नियर दिस ब्लू वैल्यू, मतलब ब्लू जो लाइन है उसके, और स्टॉप लॉस बिलो दिस लाइन। टारगेट 3 टाइम्स रखता हूं मैं, 3 टाइम देता हूं, तो टारगेट अराउंड 3, जिसे मैंने बोला कि 315 पे खरीदो, आप 326 का टारगेट रखो एंड स्टॉप लॉस इज योर 311, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ओके, लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका, अब मान लीजिए इसके बाद में फिर यहाँ पे वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा चेंज हुआ बिकॉज ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, वॉल्यूम का ही क्राइटेरिया इसमें। ओके, वॉल्यूम के हिसाब से फिर मैंने देखा कि मेरा नियरेस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो अब क्या हुआ, जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो इसका मुझे अलर्ट आ जाएगा कि नाउ यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अब मेरी रिस्क 0 हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि इवन तो ये प्राइस नीचे आया है लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुई है। ओके, तभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ से यहाँ तक हिट नहीं हुआ और मेरे देखिए फर्स्ट टारगेट मतलब 1-on-1, मतलब रिस्क जितना था उतना रिवार्ड मिल चुका। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट होना चाहूंगा तो हो जाऊंगा। फिर इसके बाद में सेकंड वाला भी यहाँ पे अचीव हो गया, थर्ड वाला यहाँ पे अचीव हो गया। ओके, फिर इसके बाद में मेरा स्टॉप लॉस, और जो मैंने 315 की बाइंग थी, यहाँ पे 315 के अराउंड बाइंग थी, तो मेरा भी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही 20 आ गया। मतलब मुझे कम से कम मुझे 5 रुपए तो दे के ही जाएगा। तो मतलब 5 रिस्क से 5 रिवार्ड में कन्वर्ट हो गया है मिनिमम। नाउ यू कैन सी, फिर इसके बाद में फिर यहाँ पे 329 पे आ गया। तो जो मैंने 326 का आपको टारगेट दिया था वो तो अचीव हो ही गया है, लेकिन अभी भी मेरा बाइंग साइड में इसका प्रेशर चल रहा है, मतलब बाइंग साइड में। तो कहने का मतलब है जो मैंने 315 पे खरीदा था, दैट ट्रेड इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, और जब वो चलती जा रही तो कहने का मतलब है यू आर गेटिंग, like you are reducing your risk and you are maximizing your stop loss, sorry maximizing your profit. Okay,
तो दैट्स हाउ यू विल हैव टू गो विद द स्मार्ट मनी। तो जैसे जैसे ये सब आप देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम तगड़ा आया है तो इसीलिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके नीचे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, तो कहने का मतलब आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा वॉल्यूम को साथ में लेके चलना है। आप कहीं भी ट्रेड कीजिए, ऑप्शन, फ्यूचर, कमोडिटी, स्टॉक, कहीं भी ट्रेड कीजिए, कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, बट हमेशा वॉल्यूम को लेके चलिए, क्योंकि वॉल्यूम आपको दिखाता है कि कहाँ पे प्लेयर आए थे और कहाँ से एक्शन शुरू हुआ था। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, चलिए अब हम जाते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन ढूंढने। ओके, इसमें क्या हम थोड़ा पढ़ेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन कौन सी होती हैं, एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पे, और अलग अलग तरह की जोन्स होती हैं, एंड उनकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करनी है, और कब ये जोन्स ब्रेक हो सकती हैं, और उनके साथ में ट्रेड कैसे करना है। ओके, अब हम जानते हैं कि मार्केट के 4 फेसेस होते हैं, राइट? होते तो फेसेस बहुत सारे होते हैं, पर 4 फेसेस समझिए कि पहला एक्यूमुलेशन, फिर ट्रेंड, वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हम अपसाइड में देख रहे हैं तो हम पहले एक्यूमुलेशन देखेंगे, फिर इसके बाद में अप ट्रेंड आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर डाउन ट्रेंड आएगा, फिर री एक्यूमुलेशन आएगा, और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड, री एक्यूमुलेशन, देन अप ट्रेंड, एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लॉज ऑफ सप्लाई ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ओके, अब देखिए कि जो आपकी एक्यूमुलेशन जोन होती है, दैट इज योर सप्लाई डिमांड जोन। ओके, तो यहां से यहां ये जो जोन है, इट इज योर डिमांड जोन। और हाई डिमांड जोन कहाँ पे है, मतलब जो जहाँ पे लोग बाय ही कर रहे हैं, मतलब रिजेक्शन जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो रिजेक्शन आर हैपनिंग इन दिस जोन इन डाउन साइड। तो यहाँ से आपको जैसे ही यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, और ये है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब वहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जितनी ज़्यादा कोई सप्लाई जोन जिसे ट्राई करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ ये ट्राई किया, यहाँ वाले ये ट्राई किया, यहाँ पे ये ट्राई किया। ओके, एक चीज़ हमेशा सोचिए कि सप्लाई जोन तब तक सप्लाई जोन है तब तक वो, जब तक कि वो ब्रेकआउट ना दे। डिमांड जोन तब तक डिमांड जोन है जब तक वो ब्रेक डाउन ना करे। तो कहने का मतलब है कि ये जब ये सप्लाई, यहाँ पे आप देखेंगे ये सप्लाई जोन था, इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो नाउ इट विल टर्न, मतलब सप्लाई जोन को आप ये सोच लीजिए कि वो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस एक बार में ब्रेकआउट कर दिया तो दोबारा से वो अब रेजिस्टेंस नहीं रहा, वो सपोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच लीजिए कि आप कोई क्या बोलते हैं कि मेड़ होती है ना, मेड़, जैसे आप मेड़ नहीं सोचिए उसको, एक बैरियर होता है, ठीक है, सॉरी ये रोड का होता है, एक बैरियर होता है, ठीक है, ब्रेकर समझ लीजिए। ब्रेकर क्या हुआ, आपके गाड़ी को आगे बढ़ाने में रोकता है, ठीक है, लेकिन जब आप एक बार उस गाड़ी को क्रॉस कर चुके हो तो वो फिर पीछे आने में भी रोकता है। तो पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मतलब गाड़ी को आगे जाने से रोक रहा था, नाउ इट इज वर्किंग एज कि सपोर्ट की, अब वो गाड़ी को पीछे जाने से रोक रहा है। ओके, लेकिन आपकी गाड़ी क्रॉस हो जा रही है, समझने की बात है।
कि टूट सकता है। ओके, तो वो बैरियर, ये जितने भी सारे हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन बैरियर है। बस इतना ध्यान में रखिए कि अगर उसके हिसाब से प्राइस कहाँ पे चल रहा है, मान लीजिए अगर प्राइस यहाँ पे चल रहा था तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। पहले ये सप्लाई मतलब डिमांड थी, मतलब सपोर्ट था। ओके, तो हमेशा सप्लाई एंड डिमांड जोन जो होती है वो इंटर एक्सचेंजेबल टर्म्स हैं। वो मेन चीज़ है कि करंट प्राइस के हिसाब से किस जगह पे हैं। ओके, अगर करंट प्राइस के हिसाब से ऊपर हैं तो वो हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी, सप्लाई जोन हो जाएगी। करंट प्राइस के नीचे हैं तो वो डिमांड जोन हो जाएगी और वो या सपोर्ट पॉइंट हो जाएगी। ओके, तो ये जो जोन था पहले से आपका सप्लाई जोन था, नाउ इट बिकम्स डिमांड जोन। ये जोन पहले आपकी सप्लाई जोन थी, इसको ब्रेकआउट कर दिया, नाउ इट विल बिकम योर डिमांड जोन। मतलब यहाँ पे आएगा तो वो डिमांड जोन बन जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली हुआ कि एक बार यहाँ पे आया, स्विंग लो बन गया, तो स्विंग लो अगेन इट इज योर डिमांड, क्या बोलते, सपोर्ट जोन या डिमांड जोन। ओके, तो यहाँ पे जैसे आया तो ये एक आपका जोन बन चुका था। अब ये फाइंड आउट कैसे करने हैं। ओके, तो इसमें आपको मेन चीज ध्यान में रखना है कि इन जोन्स में प्राइस बहुत ज़्यादा आता है। ओके, और एक हिसाब से ये बेस क्रिएट करते हैं या एक आपका रूफ क्रिएट करते हैं। ओके, और इनके नीचे जैसे ही प्राइस का मोमेंटम होगा या इनके ऊपर जैसे ही प्राइस का मोमेंटम होता है तो काफ़ी तेजी से होता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप के हैं, रैली बेस रैली है। देन कहने का मतलब एक रैली चल रही थी, फिर बेस बना, फिर रैली हुई। डाउन बेस डाउन, मतलब डाउन आ रहा था, फिर एक बेस बना था और फिर डाउन आया, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल का है कि एक अपसाइड में जा रहा था, रैली बेस ड्रॉप करना, रैली बना, फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर इसके बाद में नीचे आया। ओके, डाउन बेस रैली, अगेन इट्स फ्लिप जोन। ओके, यहाँ पे आपका डाउन बेस डाउन, ओके, रैली बेस रैली। अब यहाँ पे वॉल्यूम को देख लीजिए, डाउन आया वॉल्यूम ठीक था, बेस में वॉल्यूम नहीं हो रहा है, ब्रेक डाउन में वॉल्यूम आया, तो फिर इसको टेस्ट करने जाएगा। ये टेस्ट करने गया तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ये सेल करने का मैंने आपको बताया कि आपको इस जोन में सेल नहीं करना या इस जोन में बाय नहीं करना, आप हमेशा जोन के ब्रेकआउट करने का वेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत जगह पे एंट्री ले लेंगे तो फिर पछताएंगे। फिर उसके बाद में देखिए, लॉस प्रॉफिट होना इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप, क्या होता है कि जब आप ट्रेड लेते हैं और आप टेक्निकली मतलब स्ट्रांग होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी आपने ट्रेड ली है तो आप ये देखते हैं कि आपका सक्सेस रेट कितना है। ओके, आपने जो ट्रेड लिया उसका सक्सेस रेट कितना है और आप उसमें प्रॉफिट उस सक्सेस रेट के बेसिस पे ही होता है। यहां पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे बेस रैली बेस ड्रॉप हुआ एंड देन सेल ट्रेड। तो हमेशा इसमें देखिए, इसमें आपको बाय करना है, इसमें आपको सेल करना है, इसमें आपको सेल करना है और इसमें आपको बाय करना है। ओके, ड्रॉप बेस रैली। फ्लिप जोन क्या है कि एक बार आपका क्या हुआ, रैली बेस रैली, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाय जैसा कुछ दिखना भी चाहिए। एक चीज़ याद रखिए, जब ब्रेकआउट होने के बाद में बहुत दूर जाने के बाद में नीचे आए तो आपको बाय यहाँ पे नहीं करना। ओके, चलिए मैं कोई एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कल ही मैं एक स्टॉक देख रहा था तो इट माइट बी इंटरेस्टिंग टू सी। डेली चार्ट पे जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो सकता है।
हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बोल देता हूँ कि ये मेरा सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको बेस मान लेता हूँ, अगर इस जोन को इफ आई कंसीडर दिस एज माई ब्रेक जोन, या फिर इसके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इसको ब्रेक जोन ले लेता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर आया फिर नीचे आया, मैं यहाँ पे बाय करूँगा, लेकिन ये ब्रेक जोन के कंपैरिजन में कितना ऊपर गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो जोन्स हैं, जोन से अगर ज़्यादा ऊपर गया है तो आपको एंट्री नहीं लेना उसके नीचे आने में। क्यों? क्योंकि फिर लोग प्रॉफिट बुक कर चुके थे, ये जो प्रॉफिट मतलब बायर जो है निकल जा चुके होते हैं। तो आपका हमेशा ध्यान में रखना है कि ज़्यादा तगड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद में ना हुआ हो। दूसरा ग्लेन मार्क क्या था? हाँ, ये एग्जांपल लेते हैं, क्लासिक एग्जांपल आपको दिखेगा, वीकली लेते हैं थोड़ा ज़्यादा चार्ट में। अब देखिए, अगर मैं किसी से बोलता कि ये हमारा जोन था, ये जोन पे काफ़ी टेस्टिंग हुई है काफ़ी देर तक, और ये एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। अब किसी से मैं बोलूँ कि भाई देखो, यहाँ से एक मोमेंटम हुआ था, फिर यहाँ पे बेस बनाया उसने, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। अब आप इसके कंपेरिजन में देखिए ना, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वी एक्सपेक्ट कि एक मोमेंटम आया हो, बेस बना, ठीक है, फिर ब्रेकआउट दिया एंड देन आया। अब सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये जितना था उसका ऑलमोस्ट 80% ये मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ से नीचे आने के बाद में मैं क्यों, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। यहीं पे अगर ऐसा होता कि आपका इसको मैं यहाँ पे जो मोमेंटम ऐसा हुआ था, ये इसकी वजह पे ऐसा होता, सॉरी कंट्रोल, ये जो मोमेंटम हुआ, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे 1 2 3 4, ये इतना ऊपर जाता, फिर यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेके ऐसे आता, तो मुझे इस जगह बाइंग करने का और मतलब लॉजिक बनता है। बट अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। इतना ऊपर चला गया है तो, अगर इतना ऊपर चला गया तो फिर इट इज जस्ट डिसरेस्पेक्टफुल फॉर योर एनालिसिस। इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना, ओके। स्क्वाड भी ऐसे ही था। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर गया, फिर बेस बनाया, सॉरी, फिर ऊपर गया, अभी बेस बनाया, अब क्या हो रहा है इसमें सोचने वाली बात है। देखिए, बेस दोनों बन रहे हैं, एक ये बस बन रहा है और आपका एक बेस ये बन रहा है। दोनों में फर्क समझिए। पहली बात तो क्या है कि टाइम देखिए, दोनों में इसने कितना कम टाइम लिया है क्रॉस करने में, ये कितना टाइम ले रहा है। एंड सी हाउ फॉर, अब आप सोचिए, यहां के बाद अगर मैं नीचे यहां पर भी आएगा तो भी मैं बाय करने की आप इसको नहीं सोच सकता, ओके। तो अभी ये जब अगर मान लीजिए इसको क्रॉस करता है, ये जो इसका लाइफ टाइम हाई है, इसको क्रॉस करता है, फिर लेस वॉल्यूम के साथ में इधर आता है। अब देखिए, अगर मैं इसके भरोसे दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, ये ऊपर गया, क्या वॉल्यूम है इसमें? डू यू सी एनी वॉल्यूम? वॉल्यूम कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा ना।
ग्रीन कैंडल जो इतना तगड़ा मूवमेंट हुआ है, इसमें क्या वॉल्यूम दिख रहा है? कोई मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे ये बाइंग करने के लायक ही नहीं है। और इसी से फिर बहुत सारे पैटर्न्स बनने लगते हैं, लोग उसको पैटर्न्स के नाम पे बेचने लगते हैं। मतलब पैटर्न्स हम बताएंगे क्योंकि आपको थोड़ा उनका पैटर्न्स का मेन चीज़ें आप बेसिक समझेंगे ना। जैसे मैंने कैंडल का आपको बताया था कि आप 2 हो या 3 हो कैंडल को, उनको कंबाइन करने का सोचिए। कंबाइन करने के बाद में जो जैसे वैसा बनने लगे, हैमर बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, या पिन बार बनती है, डोजी बनती है, तो उनमें क्या सिग्निफिकेंस है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स का ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है? That will help you out much better than normal understanding. ये फ्लिप जोन हो गया, यहाँ पे देखिए बाइंग से सेलिंग हो गया। ओके, ये क्या हुआ देखिए, अब देखिए रैली बेस ड्रॉप, आरबीडी यहाँ मतलब जो ड्रॉप हुआ उसके बाद में वो आया, यहाँ पे इसने एंट्री ले ली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे अगर हम इसको ले लें ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसके बाद में एंट्री यहाँ पे एक बनती थी। क्यों? क्योंकि ड्रॉप बेस ड्रॉप के बाद में एक एंट्री यहाँ पे आई है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे रैली, यहाँ पे कुछ नहीं बना, देखिए बेस नहीं बना है यहाँ पे, जबकि बेस बना था। ओके, देन आता है स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। देखिए तीनों में वीकनेस क्यों बता रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ये था सपोर्ट, क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन था। और जब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में प्राइस का मोमेंटम बहुत तेजी से चेंज होता है। मतलब सपोर्ट था और वो सपोर्ट टूट गया तो प्राइस बहुत धड़ाम से नीचे आता है। ये स्ट्रांग था तो थोड़ा कम आया, ये वीक था तो कहने का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे मोमेंटम आएगा। अब कहने का मतलब है, अब एक चीज समझिए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस था अगर प्राइस यहां से आया है। समझिए, अगर रैली यहां से किया हुआ है और यहां से फिर नीचे धड़ाम से आया तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर प्राइस अपसाइड से आया है और यहाँ पे काफी लंबे तक चला था तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन जब ये ब्रेक हो गया तो प्राइस का, तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर आपका जो रेंज होता है या जोन होती है वो स्ट्रांग तभी होगी जब वहाँ उसको तोड़ने या तोड़ने के बाद में प्राइस एक्शन बहुत तेजी से हो। क्यों? क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजी सोचिए कि आपने एक बहुत बड़ा जो बैरियर था उसको क्रॉस कर लिया एंड आपके दिमाग में बन चुका है कि मैंने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस कर लिया है, तो आप समझिए आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ आई कैन क्रॉस ऑल अदर बैरियर्स। ओके, छोटे मोटे आएंगे बट यू नो कि वो मैं क्रॉस कर लूंगा। ओके, अब इनमें कैंडल का टाइप भी देखते जाइए। यहाँ पे रेड 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 है, इसमें रेड ग्रीन रेड है, लेकिन रेड कैंडल का साइज बड़ा है, ग्रीन का कम है, तो स्ट्रांग है। और यहाँ पे देखिए कि कंपैरेटिवली आप दोनों की बॉडी देखिए और दोनों की क्लोजिंग देखिए। ये क्या कर रही है, ग्रीन कैंडल पिछले कैंडल के जो रेंज है उसी के अंदर क्लोजिंग हो रहा है, सेम चीज इसके साथ में हो रहा है। ऑन द अदर हैंड रेड कैंडल पिछली वाली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है, ये भी यहाँ पर भी देखिए। तो कहने का मतलब ये है बट ये वीकनेस है क्योंकि कैंडल साइज भी कम हो जा रहा है, कैंडल का मोमेंटम भी कम होता जा रहा है। सेम चीज यहां पे देखिए, मैंने आपको जो बताया था कि यहां से यहां पे देखिए साइज कम होता जा रहा है, फिर उसके बाद में मोमेंटम हुआ। यहां पे क्या हुआ, रेंज में थोड़ी देर चला, अब क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि जैसे ही उसमें रेंज में आया तुरंत उसको रिजेक्शन दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन कम मिला कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे रिजेक्शन इससे भी कम मिला। ओके, कैंडल साइज कम है, कैंडल साइज छोटा है, यहाँ पे कैंडल साइज बड़ा है, यहाँ पे कैंडल साइज थोड़ा कम बड़ा है। तो
मेन चीज है कि जो आपका लेवल है, जोन है, उससे रिजेक्शन में कितना ज्यादा मतलब मोमेंटम हो रहा है उसके बाद में। अब मैं बोलूंगा इसको अगर क्रॉस करेगा ना एक बार, तब मैं इतना आपको कंफर्म बता सकता हूं कि इसके बाद में जो भी मोमेंटम होगा बहुत तगड़ा होगा। अगेन आपको टारगेट कैसे रखने हैं कि मान लीजिए एक बार में बहुत तगड़ा मोमेंटम हुआ तो कम से कम अगर मान लीजिए फिर सप्लाई जब में आया तो आपको पता है कि यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे सेल किया तो मेरा टारगेट पिछला वाला अचीव हो सकता है। तो जैसे जैसे सप्लाई जोन ये वीकर होती जा रही है वैसे वैसे आपके टारगेट छोटे होते जाते हैं और आपका रिस्क रिवार्ड छोटा होता जाता है। तो मतलब रिस्क बढ़ती जाती है, रिवार्ड घटता जाता है। सॉरी, रिस्क उतनी ही रहती है लेकिन रिवार्ड घटता जाता है। अब इसमें सोचिए कि क्या चांसेस हैं कि ये टूट जाएगा, मतलब ये सप्लाई जोन जो है वो टूट जाएगी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जितनी बार ये टच करेगा कोई पर्टिकुलर उसके लेवल को, उतना चांसेस है कि वो लेवल एक टाइम आने में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पहली बार आया तो यहाँ पे सेलर्स थोड़ा हिम्मत दिखाए कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर इसके बाद में ऊपर गया तो सेलर्स में हिम्मत थोड़ा कम हो गई। बायर्स में हिम्मत है क्योंकि बायर्स बार बार वहीं पे ले जा रहे हैं, लेकिन सेलर्स क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेलर्स में स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और सेलर्स में स्ट्रेंथ कम होती जा रही है मतलब कि बायर्स धीरे धीरे ओवर पावर करते जा रहे हैं। ओके, और बायर्स ओवर पावर करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस विल गो अप अगेन। अब इसका कब ब्रेक होगा? जब टेस्ट होगा वो पर्टिकुलर लेवल जितने ज्यादा टाइम। ओके, दूसरे भी अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई प्राइस उन जोन के पास में आ रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि बुलिश साइड में गया, ठीक है, और जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से इस लेवल तक आया, अगर ऐसी वाली कंडीशन आई तो कहने का मतलब है सेलर्स उतना ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं और बायर्स फिर से प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। एक तो हो गया नंबर ऑफ टाइम्स, एक हो गया कि उस पर्टिकुलर लेवल के बाद में मतलब नीचे कितना आता है, या फिर अगर सपोर्ट होगा तो उससे ऊपर कितना जाता है। यहां से कहने का मतलब है यहां से कितना नीचे आता है और आपका बायर्स को कितना घसीट ले जाते हैं ऊपर, क्या उसी लेवल तक ले जाते हैं या फिर उस लेवल के कम लेवल तक। अब क्या करना है आपको, इनमें एंट्री कैसे लेना है। तो एंट्री के अलग अलग तरीके हैं। पहले आप तो क्या करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन हमने पता कर लिए, वो कैसे, अगर जैसे हमने इंट्राडे में करना है तो हम क्या करेंगे, डेली चार्ट पे पहले हमने एनालिसिस कर लिया कि डेली चार्ट पे कहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट हो रही है जहाँ से प्राइस एक रिवर्सल मार सकता है। ओके, फिर इसके बाद में उस लेवल में आने पर आप देखिए कि वहाँ पे रिजेक्शन कैसा हो रहा है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसी हो रही है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर रेजिस्टेंस आती है तो प्राइस वहाँ से नीचे आना चाहिए, मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो जस्ट वेट फॉर इट। और इसके बाद में जब यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ तो फिर वहाँ पे देखिए कि कोई रिवर्सल प्राइस एक्शन हो रहा है क्या। अब उसमें एक कैंडल टाइप भी हो सकती है, जैसे इन्वर्टेड हैमर बन गया, या फिर 2 कैंडल का पैटर्न भी बन सकता है, 3 कैंडल का भी पैटर्न बन सकता है। ओके, या फिर वॉल्यूम क्या हुआ, क्या हुआ कि वॉल्यूम ज़्यादा आ गया एक पर्टिकुलर रिवर्सल के साइड में। वॉल्यूम आप सोचिए कि वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, इसका मतलब वहाँ पे एक्सचेंज स्टॉक का ज़्यादा हुआ है, मतलब शेयर्स का एक्सचेंज ज़्यादा हुआ है। तो शेयर्स का एक्सचेंज ज़्यादा हुआ तो कहने का मतलब कुछ लोग बाई कर रहे होंगे, कुछ लोग सेल कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब अगर अप साइड गया है तो ऑब्वियसली कुछ लोग एग्जिट कर रहे होंगे और कुछ लोग एंट्री कर रहे होंगे। ओके, देन आता है सपोज कॉन्टेक्स्ट डाउन ट्रेंड प्राइस रैली टू सपोर्ट जोन। ओके, आप जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि फाइंड द सप्लाई जोन इन हायर टाइम फ्रेम। क्या करना है, कुछ हम क्या करेंगे, हम आवरली चार्ट पे कुछ जोन्स पाएंगे। ओके, तो उससे क्या हमें मालूम चलता है कि बिग पिक्चर्स मालूम चलेंगे। बिग पिक्चर का इन द सेंस कि हमें मालूम चलेगा कि मार्केट
बड़े टाइम फ्रेम में मतलब डेली टाइम फ्रेम पे वो अपसाइड है या मतलब ट्रेंड अपवर्ड है या ट्रेंड डाउनवर्ड है या साइडवेज है, ओके। और उस पर्टिकुलर बिग पिक्चर के हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट एंड डिमांड लेवल्स कहाँ पे होते हैं। एंड फिर आपको देखना है कि जैसे जैसे वो सप्लाई और डिमांड जोन में आता है, तो जैसे मान लीजिए अगर हमें डिमांड जोन में आना है तो जो नीचे के साइड में डाउन ट्रेंड चल रहा वो थोड़ा थोड़ा उसका मोमेंटम लूज होना चाहिए, वो कैंडल साइज कम होने लगेंगी, रिजेक्शन बढ़ने लगेंगे, विक जो होंगी वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी और मिक्स ऑफ कैंडल होने लगेगा। कहने मतलब रेड एंड ग्रीन दोनों बनने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका सप्लाई जोन था, तो जैसे जैसे यहाँ पे आते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर रिजेक्शन हमें दिखाई दिया एंड देन आपको रेडिश कैंडल बनना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप दोनों में देख रहे हैं कि आपको रिजेक्शन दिख रहा है विक के साइज में, और इसके बाद में कैंडल टाइप देखिए, यहाँ पे आपकी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी एंड धड़ाम से आया। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, सप्लाई बनी थी, यहाँ से एक ऊपर गया था, तो यहाँ पे एक जोन बन गई थी। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है कि एक प्राइस रिजेक्शन दिया है, मतलब यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपके हुआ, अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो गई। यहाँ के कहने मतलब है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई रिजेक्शन हुआ है एंड विथ वॉल्यूम हुआ है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। तो फिर हम यहाँ पे जब इन फ्यूचर आएगा तो यहाँ पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम बाय करेंगे लेकिन हाई क्वांटिटी में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमारे नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए कंपेयर टू वट एवर यू आर प्लानिंग। अगर आप 100 बाय कर रहे थे तो आप 50 कर लीजिए, ओके। बट ये आप अपना डिमांड जोन आप पूरा खाली रखें, कोशिश करेंगे जैसे ही अगर इसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि जैसे ही डिमांड जोन आपकी ब्रेक होगी वैसे ही तगड़ा एक ब्रेकडाउन आ सकता है। अब आपको 50 से 100 क्वांटिटी कब करना है, जब आपको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट कैसा दिखाई दे, जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और कैंडल का अच्छा खासा, और फिर इसके साइडवेज में गया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाय कर लीजिए, तो 50 हमने यहाँ पे बाय की, 50 हमने यहाँ पे बाय की, तो हमारा एवरेज बाइंग अराउंड यहाँ पे आ जाएगा। और हमारा टारगेट प्राइस क्या हो जाएगा, सप्लाई जोन, आने वाली सप्लाई जोन। सप्लाई जोन आने वाली हमारी क्या है, यहाँ पर भी हो सकती है और एक यहाँ पर भी हो सकती है, ओके। तो हम सीधा 176 के अराउंड हमारी बाइंग हो गई, 183 के अराउंड हमारी सेलिंग हो गई। वी गॉट अराउंड 7 पॉइंट आउट ऑफ, कहने मतलब है 76 से यहाँ पे अराउंड 174, तो 2 पॉइंट की हमने रिस्क लिया और 7-8 पॉइंट के अराउंड हमने प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे आप देखिए कि इनका हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, ओके। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे एक पास्ट में एक सप्लाई जोन थी, कहने मतलब यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस दिखी थी, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया एंड देन जैसे ही ब्रेकआउट किया तो वी वर काइंड ऑफ सरप्राइज कि हाँ अब मुझे अचेत हो जाना है, क्योंकि सप्लाई जोन ब्रेकआउट कर दिया है। और वो ब्रेकआउट कर दिया तो फिर वहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी ले लिया हमने। हाफ क्वांटिटी के बाद में फिर एक बार और ब्रेकआउट किया, तो फिर मैं इसका जो ये सप्लाई जोन का हाई प्राइस था वहाँ पे हमने और 50 क्वांटिटी ऐड कर दिया। अब मेरे क्या हुआ, ऑलमोस्ट जो बाइंग हो जाएगी वो इस प्राइस पे आ जाएगी, ओके। ये प्राइस हो गया आपका बाइंग प्राइस एंड योर स्टॉप लॉस विल बिकम बिलो द प्रीवियस सप्लाई जोन। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड यू कैन सी उसके बाद में प्राइस का मोमेंटम होता जा रहा है अच्छे खासा। तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। यू विल हैव प्लेंटी ऑफ प्लेसेस और प्लेंटी ऑफ फेजेस वेयर यू कैन एग्जिट। अब कुछ कैंडल स्टिक बनेंगी, जो कैंडल के टाइप बनेंगे, जो कि सप्लाई एंड डिमांड जोन पे आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो है पिन बार, जिनको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, हैमर बोलते हैं, ओके। दूसरा हुआ इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का क्या होगा कि बुलिश इनगल्फिंग बनेगा या बेरिश इनगल्फिंग बनेगा, ओके। तो उसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं कि
किस तरह की इनगल्फिंग हो रही है, वॉल्यूम के साथ में हो रही है या वॉल्यूम के साथ में नहीं हो रही है। उसके बाद में होता है आउटसाइड कैनल। आउटसाइड का कैनल मतलब है कि प्रीवियस कैनल के थोड़ा मतलब उसको कंपेरेटिवली उसके हिसाब से कैसे कैनल बन रही है, जिसको बोलते थे हम क्या, जंपर, किकर, सॉरी नॉट जंपर, किकर। अब इसका कंफर्मेशन हमें कैसे लेना है ये तो हमने देख लिया। उसके बाद हमें थोड़ा कंफर्मेशन ये लेना है कि क्या हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारे जो उस पर्टिकुलर, मान लीजिए हमने बाई साइड में हमें जाना, तो क्या निफ्टी भी जो हमारा ओवरऑल इंडेक्स है वो थोड़ा ग्रीन है, या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या होगा, जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर का है तो हमारा निफ्टी हम इंडेक्स में देख लेंगे, निफ्टी हमारा ग्रीन है और बैंक निफ्टी भी हमारा ग्रीन है अगर हम बैंक में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक सेक्टर के स्टॉक्स में। ओके।